जी नमस्कार, जोहार। मैं अजय वर्मा, आप देख जी रहे हैं न्यूज़ नमस्ते। नेशन। तो आइए चलते हैं झारखंड, जहाँ पर 2 फेजेज़ में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 13 और 20। महाराष्ट्र में 1 फेज़ का चुनाव है और जबकि महाराष्ट्र में 288 सीट है और झारखंड में मात्र 81। पहली बार शायद मेरी जानकारी के अनुसार 2 फेजेज़ में चुनाव झारखंड में होने वाला है। खैर, दोनों पार्टियों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, लिस्ट भी ऑलमोस्ट उनका तैयार है। सुनने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी अपना फर्स्ट लिस्ट जल्द आज या कल, आज शायद अनाउंस करे। 25 सीट होगा या कुछ सीट्स होंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी तैयार है। दोनों महागठबंधनों के बीच पार्टी का जो एक होता है ना इक्वेशन, जो उनके गठबंधन के साथी हैं उनके साथ सीट्स के भी बंटवारों की बात हो चुकी है। अब आते हैं सही जो मेरा सवाल है संजय जी आपसे। ये जो दाम और दंड और विरासत की जो लड़ाई हर जगह देखी जाती है झारखंड में, 24 साल के इस कहेंगे इन्फेंट झारखंड में, तो ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है। दाम लगाया जाता है, कमाई जिसको कहते हैं वो, दंड डराना इधर से उधर, एजेंसीज कहें या सिस्टम कहें, एडमिनिस्ट्रेशन कहें, और विरासत यानी कि मैंने एक कंस्टिट्यूएंसी चुन ली और उसके बाद अगर मैं रिटायर करने का या मैं बीमार पड़ जाता हूँ या बूढ़ा हो जाता हूँ तो अपनी पत्नी, पुत्र या पुत्री को वहाँ से खड़ा करता हूँ। यह विरासत जो कि आमतौर पे राजनीति में भारत के देखा नहीं जाता था, बट लोगों ने शुरू कर दिया और विरासत की राजनीति चल रही है। दाम दंड विरासत और सबसे बड़ा रंगदारी, इसको कहते हैं ताकत, जोड़ अजमाइश। खैर, उस पर हम आपके साथ आएंगे, आपसे जानना चाहेंगे और चुनाव में क्या क्या नए रंग दिख रहे हैं अनाउंसमेंट के बाद, इलेक्शंस डेट अनाउंसमेंट के बाद, और कौन कौन पार्टियां, किस किस पार्टियों के नाम सामने आ रहे हैं, कौन लड़ रहा है, कहां से लड़ रहा है, और आपके हिसाब से क्या होगा इस झारखंड महाभारत में महायोद्धाओं की स्थिति। जी संजय जी नमस्कार, आप जी नमस्ते अजय जी। आपने जो कहा, थोड़ी सी मैं आपकी बातों से असहमत हूँ। जो आपने कहा कि झारखंड में ही ठेठ शब्दों में जो कहा, उसका हम लोग अपने जुबान से कहें तो लठैत गिरी ज्यादा है। ऐसी बात नहीं है, ये एकीकृत बिहार का ये हिस्सा है और ये आजकल एक परिपाटी चल निकली है। चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे छत्तीसगढ़ है, अभी हाल में देख लीजिए हरियाणा में क्या हो पा रहा है। तो ये अब एक एक पार्टी, छोटी सी छोटी पार्टी, एक एक चीज चिंदी चुन चुन करके सरकार बनाने का दौर चल निकला है और इसमें सब लोग इस काम को कर रहे हैं, चाहे एनडीए हो या इंडिया हो। इंडिया का गठबंधन इसी तरह से हुआ है। एनडीए में आप देखेंगे तो 36 पार्टियां हैं, मिलकर के ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। टोटल मतलब देश स्तर की बात करें, राज्य स्तर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी है, आजसू है, जदयू है। अभी इसमें हम जीतन राम मांझी की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी, ये दोनों भी धक्कम धुक्के कर रहा है कि हम लोग भी आ जाए। महागठबंधन की पार्टियों के बारे में मैं आपके चैनल से कई बार बोल चुका हूं कि मुख्य पार्टी में झामुमो है, कांग्रेस है, अभी नए साथी इनके हो गए हैं कम्युनिस्ट, जो माले के नाम से जाने जाते हैं, हो गए। तो ये लबो लुभाव हर स्टेट में ऐसा हो गया है, उससे झारखंड अछूता नहीं है। हम कहें कि झारखंड अलग है तो वैसी बात नहीं है। 2 चरण के चुनाव हो रहे हैं अजय जी। तो इसमें पहले 5 चरण में चुनाव होता था। इसके पीछे तर्क ये दिए जाते थे चुनाव आयोग के द्वारा कि नक्सली बहुल इलाका है जहां हम तमाम फोर्स दे नहीं पाएंगे और एक एक देश की, एक एक जनता, राज्य की एक एक जनता का मताधिकार करने का मताधिकार उनका हो पाए, इसी से वो 5 चरण में किए हुए हैं। अभी बीते कल चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी इस बात को कहा और उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि 2 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर कोई नया बूथ नहीं होगा, उसमें बुजुर्गों के लिए अलग की व्यवस्था होगी। अपराधी, मतलब कहने का ये है कि अगर किसी पर किसी प्रकार का मुकदमा है, आपराधिक मुकदमे है, तो वो कम से कम 3 बार मीडिया के माध्यम से जनता को बताएंगे कि हाँ क्या है और कैसे है। बुजुर्गों के मतदान के लिए भी चुनाव आयोग ने विशेष जुगाड़ किया है, विशेष व्यवस्था किया है और शहरी मतदाता चूंकि चुनाव मतदान बूथ तक नहीं जा पाते हैं,
उनको घर से निकालने के लिए भी चुनाव आयोग चिंतित है और उसने कहा है कि इसके लिए हम लोग कुछ उपाय कर रहे हैं। उपाय भी बताए गए हैं। यातायात की तमाम सुविधाओं को पर चुनाव आयोग अपना नजर रखेगा। यहाँ के स्थानीय अधिकारी कर्मचारी को दिशा निर्देश दिया जा चुका है। चुनाव के समय सबसे सबसे ज्यादा पावर जिले के उपायुक्त पर होती है, तो इसी से चुनाव आयोग ने जिले के उपायुक्त को सख्त रहने की हिदायत दे रखी है। पैसों का लेन देन किस तरह से इन पैसों के लेन देन पर नकेल किया जाए, बाहर से पैसा कम कैसे आए, इसके लिए राज्य के चारों तरफ गेट लगा करके कहें या लगी लगा करके रोक करके और चेक करने का भी अनुमति दे दिया गया है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, इन सब जगहों पर चुनाव आयोग ने अनुमति दे दी है कि सख्ती से कार्रवाई हो और चंद रुपयों का लेन देन ही ये लोग कर सकता है। ये लोग कर सकता है मतलब आम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं एयरपोर्ट पर तो शायद 50,000 रुपए से ज्यादा वो लोग न ला सकते हैं न ले जा सकते हैं। इस तरह की सख्ती बरती गई है। 2 चरण के चुनाव में इन लोगों ने, चुनाव आयोग ने सीधे सीधे 2 भाग में बांट दिया है। पहले भाग में खरसमा, तमाड़, तोरपा, खुट्टी, रांची, हटिया, कांके, मांडर, सिसई, गुमला, विष्णुपुर, सिमडेगा, कोलेबिरा, लोहरदगा, मनिका, लातेहार, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा, भवनाथपुर आदि विधानसभा क्षेत्र को रखा है। शायद कुछ छूट भी रहा हो, हमारे जुबान से जितना याद है अजय जी हमने बता दिया। दूसरे दौर के चुनाव में इन लोगों ने ज्यादातर संथाल परगना को लिया है, जिसमें दुमका, जामा, जरमुंडी, मधुपुर, सारठ, देवघर, पुड़ायाहाट, गोड्डा, महागामा, रामगढ़, मांडू, धनबाद, बगोदर, जमुआ, गांडे, गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, बेरमो, बोकारो, चंदन कियारी, सिंदरी, निरसा, धनबाद और जहां तक मुझे याद आ रहा है कि झरिया, टुंडी, बागमारा, सिल्ली, इसी प्रकार और हैं। टोटल 81 विधानसभा सीट होते हैं, जिसमें मेजोरिटी के लिए कम से कम इनको सरकार बनाने के लिए 41 मतलब कि 42 सीट इनको चाहिए। और यहाँ जो कुल मतदाता हैं अजय जी, वो 2.60 लाख है, मतलब 2 करोड़ 60 लाख टोटल मतदाता है। और इसमें 1.31 करोड़ पुरुष होते हैं और 1.29 करोड़ महिला होती है। मतलब महिलाओं की संख्या मात्र 2 लाख ही कम है। इसमें लगभग 1.5 लाख लुप्त होती जनजाति है, उनके लिए भी अलग से जुगाड़ करने की बातचीत हुई है। उसमें बिरहोर है और मलकट्टा है। ये जो 9 जनजातियां हैं, ये 9 जनजातियों को रखा है। सबसे अहम बात कि 448 थर्ड जेंडर हैं जिन्हें की रखा गया है। इन थर्ड जेंडर को इस बार वो लोग मतदान करेंगे। और युवाओं की संख्या कुछ ज्यादा है और युवाओं के लिए दोनों पार्टी अपनी अपनी योजना बना रही है। हालांकि इस बीच में देखें तो आज की मीडिया की सुर्खियां बनी है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में मुफ्त सौगात पर केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। कर्नाटक के हैं कोई शशांका जय श्रीधारा, उन्होंने इस पर मुकदमा किया था, तो वहां से सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त सौगात के बारे में भी सवाल खड़ा किया है जय जी, जिसकी चर्चा कल आप कर रहे थे कि ये मुफ्तखोरी मतलब कि मैया योजना 1000 से 2500 कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने जो गोगो योजना ले आई है वो 2100 रुपए की योजना ले आई है। तो इन सब चीजों पर कोर्ट जो है वो देख रहा है। अब आपने सही कहा, हमें ऐसा लग रहा है यहाँ के जो भाजपा के झारखंड प्रदेश सह प्रभारी हैं और झारखंड के माफ करेंगे असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने घोषणा की थी कि चुनाव आयोग की घोषणा के बाद 48 घंटे के भीतर हम लोग अपने लिस्ट जारी कर देंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि आज शाम तक या कल सुबह तक, ये कयास है कि कल सुबह तक भारतीय जनता पार्टी कम से कम फर्स्ट फेज के जो 36 चुनाव होने को हैं इनकी घोषणा कर देगी। इसमें इनके साथी आजसू भी है और जदयू भी है। ये टोटल मिला करके ये लोग घोषणा कर देंगे। अब जदयू आजसू अपने सीटों की कब घोषणा कर रही है उन्होंने कुछ खुलासा किया नहीं है, लेकिन हमें भी लगता है कि साथ साथ ये लोग कर देगा अजय जी। जदयू के कोटे से 2 अभी तक डिसाइडेड है, जमशेदपुर पूर्व या पश्चिम एक तो माना जा रहा है, एक तमाड़,
और तीसरी की बात जो चल रही है टुंडे की, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी उनको दे पाती है या नहीं दे पाती है। कहीं 2 ही सीट पर तो नहीं बात बन पाएगी, लेकिन इतना तय है अजय जी कि 70 सीट से कम पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव नहीं लड़ेगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की बात करें, तो वहाँ भी लोगों ने बैठक कर करके और ये पूरा अधिकार झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन को और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को जिम्मेवारी दे दिया है कि वो लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे। यहाँ के कांग्रेस प्रभारी मीर जी जो होते हैं, जो कश्मीर में अभी चुनाव वो जीते भी हैं, आज कश्मीर सरकार का गठन भी हो गया, वहाँ उमर अब्दुल्ला जी मुख्यमंत्री पद का शपथ भी ले लिए हैं। ऐसे राहुल गांधी 19 तारीख को आ रहे हैं, तो बस ये 2-3 दिन के भीतर सारे पर्दे हट जाएंगे और चुनाव मैदान में किसका पहलवान उतरता है ये देखना है और जनता किसे चुनती है। पहला चरण जो है जिसमें जितनी कंस्टिट्यूएंसीज हैं और उसको पहले हम डिस्कस कर लें। उसमें जो मेन चेहरे कौन कौन, किनके भाग्य का निर्णय 13 नवंबर को हमारी झारखंड के वोटर्स करने जा रहे हैं। तो देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से ही शुरू करूं तो कोल्हान की लगभग तमाम सीटें पहले चरण में आ जा रही हैं, जहां प्रतिष्ठा फंसी रहेगी चंपई सोरेन की, अर्जुन मुंडा की, मधु कोड़ा की। ये 3 आदमी की तो प्रतिष्ठा खास करके कोल्हान क्षेत्र में फंसी हुई है। और अगर जदयू की बात करें तो सरजू राय की भी प्रतिष्ठा फंसी हुई है। वैसे कोल्हान की 14 सीट है, 14 की 14 सीट पर इंडिया गठबंधन का पताका लहराया है। अब इसमें लोग कितना खींच लेता है, कितना दे रहा है, ये वक्त बताएगा। दूसरी तरफ हम चले तो महागठबंधन की बात करें तो यहाँ इनके मंत्री हैं, चाईबासा से विधानसभा चुनाव जीतते हैं दीपक बिरुआ, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। घाटशिला से लड़ते हैं रामदास सोरेन, जो यहाँ भी जल संसाधन मंत्री हैं, इनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। इसके अलावा मनोहरपुर से जीती थी जोबा मांझी अभी सांसद हो गए हैं, तो ज्यादा चांस है कि उनके पुत्र वहां से चुनाव लड़ेंगे मनोहरपुर से। तो एक कोल्हान के 14 सीट की बात हो गई। अब थोड़ा सा इधर हम पलामू की तरफ चले आते हैं तो यहाँ लातेहार से बैजनाथ राम, यहाँ अभी शिक्षा उत्पाद मंत्री हैं, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। आप देखते हैं कि वो किस तरह से निकाल पाएंगे। इसके अलावा ज्यादातर सांसदों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है अजय जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं। यहाँ कुल 14 लोकसभा सीट होते हैं, जिसमें से कि अच्छी खासी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीते हैं, तो इनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। लिट्टीपाड़ा में भी प्रतिष्ठा दांव पर फंसी हुई है। डाल्टनगंज में अनिल चौरसिया जीतते हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर फंसी हुई है। छतरपुर से भी दोनों जन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। और उससे बड़ी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है हुसैनाबाद, जहां से कमलेश सिंह जीतते थे, अभी हाल में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तो उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। ये प्रथम फेज की बात आपने कहा, तो ये प्रथम फेज में इतने हमें समझ में आ रहे हैं। और अगर आप देखें तो गोड्डा संसदीय क्षेत्र से दुबे जी खड़े होते हैं, निशिकांत दुबे, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर फंसी हुई है, क्योंकि उन्होंने लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा का काम उन्होंने वहां किया है, एयरपोर्ट दिया है, एम्स दिया है। तो ये सब चीजें मिला करके हम देखें तो देवघर सीट पर भी प्रतिष्ठा फंसी हुई है भारतीय जनता पार्टी की और महागठबंधन की भी। अगर हम बगोदर देखें तो वहां से महेंद्र सिंह जीता करते थे, आजकल उनके पुत्र वहां से जीतते हैं। विनोद सिंह अभी कम्युनिस्ट पार्टी में है, माले में है, ज्यादा संभावना है कि वो वहां से चुनाव लड़ेंगे, तो वहां भी प्रतिष्ठा फंसी हुई है। राजधनवार जहां से बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, यहाँ राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे हुए हैं।
और उनकी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा है। तो राजधनवार से पिछले चुनाव को उन्होंने जीता है साल 2019 को, तो उसका क्या असर पड़ता है ये देखना है। तो इनकी भी प्रतिष्ठा फंसी हुई है कि किस तरह से वो सीट निकाल पाएंगे। अजय जी। नहीं, मेरा एक चीज और आपसे जानना है कि राजनीति में इलेक्शंस के आते के पहले से ही शुरू हो जाता है पलटना, इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से इस पार्टी में, अपना फायदा देखने के लिए। तो अभी तो नाम घोषित नहीं हुए और भी आएंगे ऐसे पलटू राम। तो प्रमुख पलटू राम अभी झारखंड में कौन कौन है? देखिए अभी ये प्रमुख का अगर नाम लें तो सबसे पहले मधु कोड़ा आते हैं। इनके चहेते जगन्नाथपुर से विधायक जीते थे जिनका नाम सिंकू है, प्रमुख में वो हो गए। प्रमुख पलटू में कमलेश सिंह हो गए जो ताउम्र दूसरे जगह रहे, आज चले आए। प्रमुख अगर पलटू की बात करें तो खुद बाबूलाल मरांडी है जो 15 साल तक पानी पी करके भारतीय जनता पार्टी को गाली देते रहे। गाली मतलब विरोध करते रहे और कहते रहे, चाहे जिसकी भी सरकार रही, मधु कोड़ा की सरकार रही, अर्जुन मुंडा की सरकार रही, रघुवर दास की सरकार रही, उसमें कहते रहे कि राज्य में इतने भ्रष्टाचार फैले हुए हैं कि उन्हें रात को नींद नहीं आती है। और ये जो अभी सरकार चल रही थी हेमंत सोरेन की सरकार, इस सरकार को इन्होंने समर्थन भी दिया था कि हम भारतीय जनता पार्टी सरकार को समर्थन नहीं देंगे, हम महागठबंधन सरकार को समर्थन देंगे। इन्होंने खुद समर्थन दिया था। तो अब और भी कतार में हैं लोग। आज भी सूचना मिल रही है कि कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, कुछ लोग आजसू ज्वाइन करने वाले हैं और कुछ लोग इधर से जिनको टिकट की संभावना नहीं है वो लोग कांग्रेस या झामुमो जाने वाले हैं। तो थोड़ा हम लोग इंतजार करें, जब तक लोग घुस नहीं जाते हैं तब तक बोलना थोड़ा जायज नहीं होगा, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि दरवाजे से भी लौटना पड़ा है। कुछ लोग दरवाजे गए हैं तो पार्टी ने छिटकिनी लगा दिया, उनको घुसने भी नहीं दिया है। तो ये थोड़ी जल्दीबाजी हो जाएगी, फिर बाद में आपके चैनल की या फिर हम लोगों के कयास पर उंगली उठेंगे। तो इस विषय को थोड़ा फैंसीटस तो फैंसीटस होते हैं जिनका कोई भी मतलब आइडियोलॉजी से नहीं होता है। ऐसे लोग हमेशा इस इंतजार में रहते हैं कि कब टिकट कटा और दूसरे पार्टी में गए, या दूसरे पार्टी ने प्रलोभन दे दिया तो पुराने पार्टी को छोड़कर वहां से लड़ लिए। ऐसे नौकरशाह भी हैं काफी। मैंने आपसे पिछले चर्चा के दौरान आपसे बात भी किया था कि ये नौकरशाह, कुछ नौकरशाह ऐसे भी हैं ना जो इंतजार में रहते हैं और अपने पॉलिटिकल गॉड फादर्स को कहीं ना कहीं से सिस्टमेटिक हेल्प देते रहते हैं, और चुनाव के वक्त या तो रिजाइन करते हैं या रिटायर कर गए हो, कूद जाते हैं मैदान में इस उम्मीद पे कि कोई ना कोई टिकट दे ही देगा। ऐसे भी हैं। ऐसे कौन कौन नौकरशाह आपने है? जैसे अब डीआईजी होकर के रिटायर किए थे राजीव रंजन सिंह, वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए। उनकी हार्दिक इच्छा कि हम पश्चिम जमशेदपुर पश्चिम से लड़े, लेकिन अगर ये सीट उधर महागठबंधन में चल जाएगी तो कुछ कहना मुश्किल है। अरुण उरांव, इनकी पत्नी यहाँ शिक्षा मंत्री भी रही हैं, गीताश्री उरांव। ये इनके पिताजी भी एकीकृत बिहार में मंत्री रहे हैं। ये खुद कांग्रेस ज्वाइन किए थे, लेकिन आजकल वो भारतीय जनता पार्टी में है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इसी से उनको टिकट मिलेगा। यहाँ शंभू ठाकुर, वो भी आईपीएस रहे हुए हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी में है। राम लक्ष्मण सिंह, वो भी भारतीय जनता पार्टी में है। इस तरह से यहाँ के डीजीपी रहे डीके पांडे, वो भी भारतीय जनता पार्टी में है। अभी जो ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहे हैं तो उन ब्यूरोक्रेट्स का ज्यादातर झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही था। लेकिन अब देखिए भारतीय जनता पार्टी कितने को तरजीह देती है या फिर उनको भी अन्य कार्यकर्ताओं की तरफ घुमाते रह जाती है, क्योंकि अरुण उरांव को तो अब तक कोई मौका नहीं मिला, उसी तरह से डीके पांडे को भी कोई मौका नहीं मिला। अभी नई खेप में एक दो जन जो आए हुए हैं, तो देखिए क्या होता है। क्योंकि आज तो फैसला हो जाएगा, कम से कम 36 सीट, मतलब 3 दर्जन से ज्यादा सीटों पर आज तो फैसला हो जाएगा। तो किनको तरजीह देती है? हाँ, एक ब्यूरोक्रेट्स होते थे डुंगडुंग जी, उन्होंने सिमडेगा से पिछली बार चुनाव लड़ा था, मात्र 10,000 वोट उनको मिले थे। तो
दूसरा तो कोई बड़ा चेहरा समझ में नहीं आ रहा है। एक और आजसू से संजय रतन जी हैं, जिनकी हार्दिक इच्छा थी, रिटायर किए तो उन्होंने आजसू ज्वाइन किया, आईपीएस रहे हैं, तो उनकी हार्दिक इच्छा पलामू से है। देखिए पलामू गठबंधन में जाता है या रह जाता है। तो ब्यूरोक्रेट्स हों, पत्रकार हों, कथाकार हों, एक चीज तो अजय जी जरूर है कि सब लोग राजनीति में आकर के दांव आजमाना चाहता है, और ये एक ऐसा मिठाई है बॉम्बे वाली, इसको खाने के लिए सब लोग लालायित रहते हैं। सब चखना बिल्कुल चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। ब्यूरोक्रेट्स का रिजाइन कर करके राजनीति में आने का मेन उद्देश्य रहता है टाइम पास करना। हमें जो लगता है अजय जी वो हम बता रहे हैं, क्योंकि ताउम्र कितना काम करता है लोग सब कुछ जानता है, किस तरह से फाइल पर जलेबी बनाते बनाते अब उनको लगता है कि अब गोलगप्पा खाने का समय आ गया कि कुछ किया जाए। इसमें सबसे ज्यादा किस्मत वाले यहाँ के डीजीपी रहे बीडी राम जी हैं, रिटायर किए भारतीय जनता पार्टी से, उनको टिकट मिला और आज तीसरी बार पलामू से वो सांसद बने हुए हैं। तो चुनाव में किस्मत भी सबसे बड़ी चीज होती है। सुखदेव भगत को भी ले सकते हैं, अभी लोहरदगा से सांसद हैं, वो डिप्टी कलेक्टर हुआ करते थे, उन्होंने नौकरी छोड़ करके राजनीति में आना मुनासिब समझा, किस्मत ने उनको सपोर्ट किया, कभी विधायक बने, अभी सांसद। तो स्टार भी बड़ी चीज होती है राजनीति में। अंतिम बेला तक निर्णय दूसरे के ही हाथ में रहता है, अपने हाथ में नहीं रहता है। तो बहुत लोग डेयर कर लेते हैं तो राजनीति में आते हैं, और कुछ लोग डेयर करते हैं तो अपना बिजनेस करते हैं। प्लानिंग उनकी यही होती है। अजय जी, वही बात टोकर शाहों की कि कौन कौन अपनी किस्मत आजमाना चाह रहा है राजनीति में, जैसा आपने नाम बताया। दूसरी तरफ कि कौन कौन ऐसे नेता हैं जो अपने पुत्रों को विरासत में फिर से टिकट दिलवाने की कोशिश में लगे हैं। मिले ना मिले अलग चीज़ है, और एक दो दिन के अंदर काफ़ी नाम सामने आ जाएंगे जो दोनों पार्टी के, दोनों गठबंधनों के जो उम्मीदवार होंगे। तो जैसे रांची में सुन रहे हैं कि कोई नवीन जायसवाल हैं, मैंने नाम नहीं सुना था, हो सकता है बड़े नेता हो, पर इस तरह के नाम जो उछाले जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए नवीन जायसवाल राजनीति में कई बार से हैं, अभी दो बार 3 बार से हटिया विधानसभा जीतते हैं। वो पहले आजसू के ही साथी थे, लेकिन गठबंधन में आजसू ने टिकट नहीं दिया तो झारखंड विकास मोर्चा ज्वाइन कर लिए थे, और झारखंड विकास मोर्चा के चुनाव पर टिकट जीते थे। लेकिन रघुवर सरकार में जीत करके आने के बाद रघुवर सरकार में उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। जेवीएम मतलब बाबूलाल मरांडी को पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, और इनके साथ रणधीर सिंह, अमर बावरी, ऐसे करके लगभग 6 विधायक इनके साथ आए थे। नवीन जायसवाल का यहाँ कद है और यंग है, युवा है, और लग रहा है, लेकिन अभी अंदर खाने की बात सुने तो उनके बारे में भी जिक्र हो रहा है, चर्चा हो रही है कि उनको रांची शिफ्ट किया जा रहा है। अब भाई ये जो चर्चा है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ना किसी प्रकार का कयास लगा रहा हूँ, ना राजनीतिक पंडितों का बात कर रहा हूँ। जो चर्चा है उसकी बात कर रहे हैं। और कांग्रेस के एक कद्दावर नेता हटिया से चुनाव लड़ने की बात हो रही है। अब देखिए वो कद्दावर नेता का आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का है। उनका टाइटल मैं बता देता हूँ, शाहदेव हैं, और आगे का नाम मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि पता नहीं अभी वो कांग्रेस में है, कांग्रेस से यहाँ आएंगे नहीं आएंगे। अभी हमने कहा है कि कब किसका दरवाजा बंद हो जाए खुल जाएगा पता नहीं चलता है। लेकिन नवीन जायसवाल यहाँ के 2-3 बार के विधायक रहे हुए हैं, और उनकी हटिया विधानसभा पर अच्छी पकड़ है, उनके चाहने वाले लोग भी हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में तो उनकी तूती बोलती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अब रही बात नेता पुत्रों की, जो बात हम कहें तो जोबा मांझी जो कभी जदयू में हुआ करती थी, फिर आजकल झामुमो में है, तो उनके पुत्र, उन्होंने तय किया था कि हम चुनाव लड़ेंगे। जो अंदर खाने से बात आई थी तो मनोहरपुर मेरे पुत्र को दिया जाएगा, तो उनका पुत्र का नाम शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है कि गौतम मांझी है। वो गौतम मांझी वहां से चुनाव लड़ेंगे, और उनको भारतीय जनता पार्टी के पुराने विधायक गुरुचरण नायक देंगे। गुरुचरण नायक वहां से एक बार विधायक रह चुके हैं, और वहां के वो भी उस क्षेत्र के बड़े नेता में माने जाते हैं। अब टिकट क्या मिलता है दोनों को इसमें कहना मुश्किल है, लेकिन टकराहट ये 2 जगह की है। अब पुत्रों की बात करें तो चंपाई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से
पहले ही बोल दिए थे कि घाटशिला सीत्र हमारे जो पुत्र हैं बाबूलाल सोरेन, उनको मिलने की बात है। तो अंदर खाने से या भारतीय जनता पार्टी के चंद लोग जो मिलने जुलने में बातें होती हैं, तो उन लोगों का कहना है कि घाटशिला से वो मिलेगा। जबकि पिछली बार यहाँ से लखन मार्डी चुनाव लड़े थे और अच्छा वोट ले आए थे वो, लेकिन वहां से अभी जो जल संसाधन मंत्री हैं रामदास सोरेन, वो चुनाव जीते हुए हैं। तो ये हो गई। अब चर्चा ये है कि अर्जुन मुंडा जी की पत्नी भी चुनाव मैदान में उतरने वाली हैं और बड़े जोर शोर से हल्ला है कि मेरा मुंडा उनका नाम है और पुटका से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हमें संभावना कम दिखलाई दे रही है। लेकिन राजनीति में क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, कहना मुश्किल है। अभी बेरमो सीट से कांग्रेस के बड़े नेता होते थे राजेंद्र सिंह, वो जब नहीं रहे तो उनके पुत्र आ गए हैं। अनूप कुमार सिंह उनका नाम है, अभी हाल के दिनों में चर्चा में भी रहे हुए हैं। जामताड़ा की बात करें तो फुरकार अंसारी के पुत्र इरफान अंसारी, वो दोबारा से विधायक हैं, वो चल रहे हैं। तो इस तरह से अभी सीपी सिंह रांची विधानसभा सीट से 6 बार से जीतते हैं। अब अंदर खाने की बात करें तो इस बार उनका टिकट काटने की चर्चा कर रहा है लोग, खुद भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता, छोटे से छोटे नेता कर रहे हैं। तो शायद उन्होंने ये कहा है कि अगर हम नहीं चुनाव जीत पाएंगे तो मेरे बेटे को दे दिया जाए, ऐसी भी बातें हो रही है। उसी प्रकार मैंने ये अब हम क्या कहें, हमाम में सब अब छोड़ देने का है, वो शब्द सब लोग समझते हैं। सब जगह लगभग वही बात है। मेरे पार्टी में आ गए तो आप बहुत अच्छे हो गए। यहाँ मधु कोड़ा शासन थी अजय जी, तो मधु कोड़ा सरकार के 6 मंत्री, मधु कोड़ा सहित 6 मंत्री जेल काटे हुए हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी कि 4000 करोड़ का घोटाला किए हैं मधु कोड़ा। सरजू राय जी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी में थे, उन्होंने उस पर किताब भी लिख दिया था। ये कमलेश सिंह, ये भी जेल काटे हुए, इन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप थे। तो अब वो तो राजनीति में सब लोग भूल जाते हैं, किसी घाव की तरह की आया राम और गया राम हो गया है। तो कुछ कह पाना मुश्किल है किसी के लिए, चाहे झामुमो हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। अभी जो देखा गया कि हरिंद्र नारायण राय, वो भी मधुकोड़ा शासन में जेल में रहे हुए हैं, जेल से अभी शायद हाल में छूटे भी होंगे। उनके घर भी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा मिलने गए थे। हरिंद्र नारायण राय भी घोटाला में जेल रहे हैं। झापा के एनोसेक का जो कोलेबिरा से जीतते थे, उन पर भी चार्ज था, वो भी मधुकोड़ा सरकार में थे। तो ये चीजें हैं। अब इसको किस तरह से कौन भ्रष्टाचार में है कौन नहीं है, अब हम लोग क्या बोल पाएंगे। हम लोग तो देख करके ही जो कुछ बोल पाता है। पत्रकारिता धर्म का पालन आप करें या हम करें, हमारा काम चौकीदार का होता है जनता को बता देना कि क्या क्या है, और मताधिकार का प्रयोग है, आप कैसे करते हैं, किसके लिए करते हैं, ये आप कीजिए। ये हमारी बातचीत है अजय जी। नहीं, एक जाते जाते एक सवाल है मेरा, आपसे जानना चाहेंगे कि झारखंड में एक तीसरे मोर्चे का गठन हुआ महीने 1.5 महीने पहले, जिसका नाम जनमत, सूर्य सिंह बेसरा लेड 10 पॉलिटिकल पार्टी, छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें शैलेंद्र महतो भी हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के थे। शैलेंद्र महतो हो गए, कृष्णा मार्डी हो गए, इस तरह से काफी लोग जुड़े और ये एक जनमत थर्ड फ्रंट के तौर पे खड़ा हुआ है। उसकी क्या स्थिति है वहाँ? आपको क्या लगता है कि थर्ड फोर्स किसी राजनीतिक दल पर बात करना हम पत्रकारों का काम बनता है, लेकिन ये 10 पार्टी मिलकर के लोग गठबंधन जरूर किए हैं, लेकिन सबकी सेहत और सबका उम्र वो जवानी वाली नहीं रही जो ये लोग कुछ कर पाएंगे, या फिर कितनी लोकप्रियता है अब कुछ कह पाना थोड़ा मुश्किल है अजय जी सार्वजनिक मंच से। लेकिन हाँ, थर्ड फ्रंट यहाँ कुछ दिखलाई नहीं दे रहा है वैसा। ये थर्ड फ्रंट थोड़ा सा वोट काट जरूर सकते हैं लोग, 500, 1000, 2000, 5000 जो भी है, ये वोट कटवा की तरह ही चिन्हित हो पाएंगे अजय जी। और अगर चुनाव निकाल लेते हैं तो अच्छी बात है, बढ़िया बात है। लेकिन चाहे शैलेंद्र महतो हो, शैलेंद्र महतो जमशेदपुर संसदीय सीट को सुशोभित किए हैं। सांसद रिश्वत घाट का घोटाला आपको याद होगा, उसमें भी इनका नाम आया था। फिर ये भारतीय जनता पार्टी में रहे। इनकी पत्नी आभा महतो, वो भी जमशेदपुर संसदीय सीट को सुशोभित कर चुकी हैं। लेकिन वहां से जब से ही झामुमो ने चुनाव जीता, साल 2004 की बात हम बता रहे हैं, उस सांसद की हत्या हो गई। महतो
तो उसके बाद से आभा महतो हो चाहे शैलेंद्र महतो हो, निखर करके सामने नहीं आ पाए हैं। एक बार चुनाव जीते थे सूरज सिंह बेसरा, उसके बाद से सूरज सिंह बेसरा भी निखर कर करके सामने नहीं आए हैं। बातें इन लोगों की सटीक होती है, बातें इन लोगों की झारखंड से संबंधित होती है, बातें इनकी बेटी रोटी माटी की होती है, इसमें कोई शक नहीं। काफी अग्रेसिव भी हैं लोग और इनकी जुबान भी अच्छी जुबान में मानी जाती है, मतलब कि संभल करके लोग बोलते हैं। लेकिन ये पैठ जो है जनता के बीच अभी तक पसर नहीं पाया है। अब आगे अगर फैलाव हो जाता है तो हम लोग उनको भी देखेंगे, लेकिन यहाँ लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया ही है अजय जी। थर्ड फ्रंट क्या करता है वो समय बताएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम इन मुद्दों पे, क्योंकि अब चुनाव का घोषणा हो चुका है और जल्द ही मुझे लगता है कि आज कल में नाम भी आ जाएंगे कुछ कंस्टिट्यूएंसीज पे। जैसे आप बता रहे हैं बीजेपी का फर्स्ट लिस्ट, ये फर्स्ट सेकंड लिस्ट के तौर पे ही नाम सामने आएंगे फेज वाइज। तो हम फिर इस पर चर्चा करेंगे और मुद्दों पे, क्योंकि चुनाव के साथ जब जैसे अनाउंसमेंट होता है और जैसे जैसे चुनाव की तरफ आप बढ़ते हैं, इलेक्शन डेट की तरफ, नए नए मुद्दे खड़े होते हैं, नए नए मुद्दों पे डिस्कशन होता है। तो देखते हैं क्या आता है और वोटर्स का क्या टर्नआउट होता है, वोटर्स का क्या सोच होगी इस बार, किस विजन के साथ इस चुनाव में वोट देने जाते हैं, इस पे हम चर्चा करते रहेंगे आपके साथ। जी नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, संजय जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।